आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सब्जेक्ट है मेरा फंडामेंटल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोलर रेडिएशन। तो ये क्लास मैं दो पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक मैं शेयर किया हूँ कमेंट में, आप उससे इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बड़ी क्लास थी, मैं दो पार्ट में इसको बांट दिया हूं। तो इसका पार्ट 2 आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि जो सोलर रेडिएशन होते हैं, ठीक है, सौर विकिरण है, उनके क्या नेचर और प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल से जो है आज आपको बताऊंगा। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था कि सोलर रेडिएशन के क्या क्या जो है वो इफेक्ट होते हैं, तो इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, तमाम प्रकार के जो इसके प्रकार हैं, इसकी जो है सोलर रेडिएशन की जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, सोलर रेडिएशन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका तापीय प्रभाव किस प्रकार से होता है, ठीक है। जो सौर विकिरण होता है उसका तापीय प्रभाव की अगर बात करें, थर्मल इफेक्ट की अगर बात की जाए, तो सौर विकिरण पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी पुनः इस ऊर्जा को अवरक्त किरण के रूप में अंतरिक्ष की ओर भेजती है, ठीक है। तो सौर विकिरण पृथ्वी की सतह को क्या करता है, गर्म करता है। पृथ्वी पुनः इस ऊर्जा को अवरक्त विकिरण के रूप में क्या करती है, अंतरिक्ष में भेज देती है। देखो, ताप का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य, ठीक है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा आती है, ठीक है, उसी के द्वारा पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। और ये जो गर्म होती है पृथ्वी, तो इसके पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो पृथ्वी से जो ताप उत्पन्न होता है वो पुनः जो है वो सूर्य को वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है, तो इस ऊर्जा को अवरक्त विकिरण के रूप में अंतरिक्ष की ओर भेजने का काम जो है वो करती है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा होती है उसे पुनः कुछ लगभग 30% जो ऊर्जा होती है वो सूर्य की ओर पुनः जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परावर्तन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यदि ग्रीन हाउस जैसे अधिक हो तो अधिक ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल में फंस जाती है, जैसे वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो ऊर्जा होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, जो वापस होती है, जिससे वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कृषि पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और उससे क्या होते हैं, जो हमारे ग्लेशियर होते हैं वो काफी तेजी से पिघलते हैं, तापमान में वृद्धि होती है, जिससे कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता है और काफी ज्यादा बाढ़ हो आ जाती है। तो इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे दुष्प्रभाव जो है वो देखे जा सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि है। मतलब कि पृथ्वी के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो तापमान जो है वो पृथ्वी तक आता है, उसका काफी भाग जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो है तमाम प्रकार के प्रदूषण एकल मॉलिक्यूल्स वगैरह वो पृथ्वी के ताप को क्या होते हैं, वापस नहीं जाने देते हैं, और पृथ्वी में वायुमंडल में ही वो तापमान घूमता रहता है, जिसके कारण से पृथ्वी का काफी गर्म हो जाती है, और जो है ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मौसमी परिवर्तन की बात करें, सीजनल चेंजेस की बात करें, तो सौर विकिरण की तीव्रता निम्न कारणों से बदलती है। सौर विकिरण की जो तीव्रता होती है वो निम्नलिखित कारणों से परिवर्तित होती है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ठीक है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो है वो लगभग 23.5 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सौर विकिरण का जो वितरण होता है, ठीक है, तो सौर विकिरण की
तीव्रता की वजह से क्या होते हैं, मौसम में परिवर्तन आता है। ठीक है, मौसमी तमाम प्रकार के परिवर्तन आते हैं और किस प्रकार के जो है वो सौर विकिरण की तीव्रता किस प्रकार से होती है, जैसे कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है लगभग 23.5 डिग्री पर है, तो इस डिग्री पर क्या होता है, जो उष्मा की तीव्रता होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की प्रक्रिया, ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो है वो पृथ्वी क्या होती है, घूमती है। सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है वो पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वह गर्म होती है। दिन और रात की अवधि, ठीक है, दिन और रात की अवधि कारण भी मौसम में क्या आता है, परिवर्तन जो है वो आता है। ठीक है, इन्हीं कारणों से ऋतुओं का निर्माण होता है। ये समझ जो कारण है, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव हो गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना हो गया, दिन और रात की अवधि हो गया, इसी के कारण जो है मौसम में परिवर्तन आता है, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। कभी शीत देखिए, एक सीजन के बाद गर्मी, फिर जो है वो ठंडी, ठीक है, और बरसात, तो ये ऋतुओं में परिवर्तन भी इसी के कारण आता है और दिन रात भी इसी के कारण जो है वो होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अक्षांश के अनुसार परिवर्तन, वेरिएशन बाय लैटिट्यूड की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसे ताप क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें जो होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिससे ऊर्जा का वितरण बड़े क्षेत्र में होता है और ताप क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, ताप क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, और सौर विकिरण का वितरण की बात करें, सौर विकिरण का वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन की, तो जो सौर विकिरण है उसका वितरण जो होता है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन का जो वितरण है वो निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। कैसे, जैसे कि सौर विकिरण का वितरण निम्न प्रकार से किया गया है, जैसे बादलों की मात्रा हो गई, ठीक है, ऊंचाई हो गई, वायुमंडलीय धूल हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से सौर विकिरण का वितरण हो जाता है। बादलों की मात्रा है तो कुछ भाग जो है बादलों पर अवशोषित हो, मतलब बादल जो है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने रोक लेते हैं। ऊंचाई हो गई, अगर अधिक ऊंचाई है तो फिर सूर्य का प्रकाश जो है वो कम मात्रा में पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश बट जाएगा। ठीक है, और वायुमंडलीय धूल हो गई, वायुमंडल में कई प्रकार के हवा के कण जो होते हैं, ठीक है, हवा के पार्टिकल्स हो गए, प्रदूषण के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में मौजूद होते हैं और सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और पृथ्वी तक पूरा जो है वो जो है नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश का वितरण हो जाता है। स्थलाकृत की बात करें तो जो टोपोग्राफी है वो भी जो है वो ऊपर नीचे होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ऊपर नीचे जमीन है। ठीक है, तो वहां पर भी जो है वो सूर्य के प्रकाश का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सूर्य के प्रकाश का बंटवारा जो है वो हो जाता है। ठीक है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में विकिरण अधिक तीव्र होता है क्योंकि वायुमंडल पतला होता है। ठीक है, तो जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का वितरण क्या होता है, अधिक होता है। मैदानी क्षेत्रों में जो है वितरण कम होता है। तो क्योंकि ऊंचे भाग जो होते हैं तो ऊंचे भागों पर क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि वायुमंडल क्या होता है, पतला होता है, जहां पर क्या होता है सूर्य का प्रकाश तेजी से जो है वो पहुंचता है। मैदानी क्षेत्रों में क्या है, नीचे क्षेत्रों में क्या होता है, हवा का जो वायुमंडलीय क्षेत्र होता है थोड़ा सा मोटा होता है, जहां पर क्या है कि निम्न जो है वो प्रकाश थोड़ा सा कम पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो है सोलर रेडिएशन का। जैविक महत्व की बात करें, अगर हम सौर विकिरण का, सूर्य के प्रकाश का जैविक महत्व की बात करें, जैविक महत्व में क्या आता है कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन की अगर बात करें, जैविक महत्व की बात करें तो सौर विकिरण के बिना पृथ्वी पर जीवन क्या होता है, असंभव है। ठीक है, सौर विकिरण के बिना क्या है, पृथ्वी पर जीवन क्या है, असंभव है।
पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही भोजन बनाते हैं। मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला का आधार है वो सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश का, सौर ऊर्जा का बहुत ही अधिक जैविक महत्व होता है। जैसा कि आप पहले देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या जीवन संभव है? आप खुद सोचिए कि बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं सभी को जो है वो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है तमाम प्रकार के क्रियाकलाप के लिए। जैसे कि मान लीजिए जो सूक्ष्म जीव हैं उनको सड़ाने गलाने के जो कार्य किए जाते हैं वो सारे सूर्य के प्रकाश में होते हैं। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश को प्रति होते हैं। मानव के अंदर जो विटामिन डी का जैसा होता है वो विटामिन डी का सर्व अच्छा स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से जो है वो हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है। ठीक है, ठीक। और मानव की जो खाद्य श्रृंखला है यानी कि जो फूड चेन होती है, ठीक है, प्रथम उपभोक्ता को सेकेंड उपभोक्ता फिर तृतीय उपभोक्ता, तीनों प्रकार के जो उपभोक्ता है यह जो खास श्रृंखला होती है उसका संचालन जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होता है। तो सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है। सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं, तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं हैं वो सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश का बहुत ही ज्यादा जो है वो जैविक महत्व जो है वो होता है। ठीक है, सौर विकिरण और जलवायु की बात करें, सोलर रेडिएशन एंड क्लाइमेट की, सोलर रेडिएशन एंड क्लाइमेट की, तो सौर विकिरण पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का मुख्य चालक ड्राइवर है। ठीक है, सौर विकिरण जो है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का मुख्य चालक है यानी मुख्य ड्राइवर है। ठीक है, वायु दाब और पवन, एयर प्रेशर एंड विंड। ठीक है, वायु दाब और पवन की बात करें, असमान ताप वितरण के कारण वायु दाब में अंतर उत्पन्न होता है जिससे पवनें क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक है, तो सौर विकिरण और जलवायु की बात करें, सोलर रेडिएशन एंड क्लाइमेट की बात करें, तो वायु दाब और पवन की बात करें तो असमान ताप वितरण के कारण वायु दाब में अंतर उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है, पवनें क्या करती हैं, चलती हैं। वर्षा की बात करें, रेन की बात करें, तो सूर्य की उष्मा से जल वाष्पीकृत होता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, तो सूर्य की उष्मा से क्या होता है, जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, बादल बनते हैं और वर्षा क्या होती है। ठीक है, तो वर्षा जो है, वर्षा की जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य की प्रकाश से कारण होती है। सूर्य जो है समुद्र जल होता है, तालाबों का जल होता है, नदियों का जल होता है, वो जब प्रकाश उस पर पड़ता है, उष्मा पड़ती है तो जल जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्पीकृत जो होता है जल वो बादल बनता है। फिर संघनन प्रक्रिया के द्वारा बादल से वर्षा होती है। तो वर्षा होने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही होती है। ठीक है, महासागरीय धाराओं की बात करें, महासागरीय धाराएं की बात करें, ओशियन करंट्स की बात करें, तो सूर्य के कारण महासागरों में तापमान भिन्नता उत्पन्न होती है जिससे धाराएं बनती हैं। तो सूर्य के कारण ही जो है वो महासागरों के तापमान में भिन्नता होती है जिससे कि धाराओं का निर्माण होता है। गर्म जल धारा, ठंडी धाराएं, इसका निर्माण जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के द्वारा ही होता है। ठीक है, सौर विकिरण के प्रकार की बात करें, ठीक है, हम बात करें सौर विकिरण के प्रकार की। अब इंपॉर्टेंट हेडिंग है टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अगर हम टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन की बात करें तो जो सूर्य का प्रकाश है, मतलब कि सूर्य का यानी कि जो सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण है, वो कई प्रकार की होती हैं। पहला जो है वो है प्रत्यक्ष विकिरण, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन क्या होता है, जो किरणें सीधे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जो किरणें सीधे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं उसे हम डायरेक्ट रेडिएशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, विसरित विकिरण, डिफ्यूज रेडिएशन। ठीक है, विसरित विकिरण क्या होता है, डिफ्यूज रेडिएशन जो वायुमंडल में क्या होती है, प्रकीर्णित होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। जो वायुमंडल में
फैल करके पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णित विकिरण कहते हैं, या फिर जो है वो विसरित विकिरण के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, विसरित विकिरण या प्रकीर्णित विकिरण के नाम से जानते हैं कि ऐसी किरणें जो कि प्रसारित होकर के वायुमंडल में पहुंचती हैं, जिसे हम प्रसरित विकिरण या डिफ्यूज रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तीसरी जो रेडिएशन है वो है ग्लोबल रेडिएशन, वैश्विक विकिरण। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और विसरित विकिरण का योग, प्रत्यक्ष विकिरण और विसरित विकिरण का जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है ग्लोबल रेडिएशन यानी वैश्विक विकिरण कहते हैं। पांचवा जो है वो सौर विकिरण का मापन की बात करें तो ये सारे रेडिएशन के प्रकार हम बताएं आपको। ठीक है, कौन कौन से विकिरण होते हैं। अब बात करें हम कि मेजरमेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को कैसे मापा जाता है। तो सौर विकिरण को मापने के लिए विशेष उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए कुछ विशेष इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर के बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में। तो पायरोमीटर के द्वारा जो है वो सोलर विकिरण मापा जाता है। दूसरा क्या है, पायरोहेलियोमीटर। ठीक है, पायरोहेलियोमीटर के द्वारा सोलर रेडिएशन का मेजर किया जाता है। इनसे सौर ऊर्जा की तीव्रता और दिशा का मापन किया जाता है। तो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि सोलर रेडिएशन को मेजर किया जाता है। पहला क्या है, पायरोमीटर, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है, पायरोहेलियोमीटर। ठीक है, पायरोहेलियोमीटर होता है जिसे जो है हम विकिरण का मापन जो है वो करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, सौर ऊर्जा की तीव्रता और दिशा का मेजर जो है वो किया जाता है। मानव जीवन में अब बात करेंगे, मानव जीवन में सौर विकिरण का महत्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा गया है कि मानव जीवन में सूर्य के प्रकाश का यानी सोलर रेडिएशन क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो मानव के जीवन में सोलर रेडिएशन के कई सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे कि सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा बिजली उत्पादन करना। ठीक है, सौर ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं, सोलर सेल जिसको कहते हैं, उसके द्वारा क्या होते हैं, बिजली उत्पन्न करना। आज जैसे कि विद्युत की खपत जो है काफी बढ़ गई है, तो विद्युत खपत को कम करने के लिए एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है जिसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। सौर सेल के माध्यम से सोलर सेट लगा करके हम विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। कई प्रकार के कल कारखाने, ठीक है, एग्रीकल्चर मशीनरीज, ठीक है, चक्कियां, पानी उठाने की मशीनें, वो सोलर के द्वारा संचालित हो रही हैं। यहां तक कि बड़े बड़े जो कारखाने हैं डेयरी उद्योग में और जो है वो फूड प्रोसेसिंग में सोलर रेडिएशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो है सोलर सेल लगा करके लोग काफी ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि पूरी फैक्ट्री जो है वो चल रही है। तो सोलर सेल को काफी सरकार प्रमोट कर रही है, इस पे काफी ज्यादा सब्सिडी भी दे रही है। तो सोलर जो है विद्युत की खपत को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इससे कि जो भी लागत है, फैक्ट्री की लागत, कंपनी की लागत को कम किया जा सकता है, उत्पादन लागत को घटाया जा सकता है और मुनाफा काफी ज्यादा कमाया जा सकता है। तो सोलर ऊर्जा संयंत्रों के द्वारा जो है वो बिजली उत्पादन का कार्य जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को बैटरियों में अवशोषित करके फिर उसको जो है वो उसके द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न करके जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्म पर कई प्रकार के प्रकाश के लिए, तमाम प्रकार फैक्ट्रियों के संचालन के लिए सोलर सेल का उपयोग किया जा रहा है। सौर कुकर की बात करें तो सौर कुकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम भोजन को पका सकते हैं। ठीक है, तो सौर कुकर जो है वो, सोलर कुकर में जो है वो सौर सिस्टम लगा होता है, सेल्स लगे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है वो भोजन को पकाने काम करते हैं। ठीक है, सौर जल तापन, ठीक है, सौर जल तापन, तो जल को गर्म करने के लिए जो है वो सोलर जो है वो सेल ऑपरेटेड वाटर हीटर होते हैं जो कि जल के तापमान को वृद्धि कर देते हैं। कई प्रकार के कल कारखानों में, फूड प्रोसेसिंग में सौर जल तापन का उपयोग किया जाता है। इसको डिटेल से मैं अभी आपको बताऊंगा। कृषि उत्पादन के लिए तो कृषि में कई सारे कार्य हो गया, जैसे कि अनाज की प्रोसेसिंग का कार्य हो गया, अनाज को सुखाने का काम हो गया, ठीक है, और भंडारण का काम हो गया,
फूड प्रोसेसिंग का काम हो गया, इन सभी में सोलर से आपको डेयरी उद्योग में हो गया, डेयरी प्रोसेसिंग में हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स के बनाने में हो गया, उनमें सोलर सेल का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, सोलर रेडिएशन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो जिससे कि क्या हो रही है, लागत में कमी आ रही है और उत्पादन ज्यादा अच्छा प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सोलर का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और लागत को भी ये घटा रहा है। पर्यावरण संतुलन की बात करें तो सोलर जो रेडिएशन है, ठीक है, सौर से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसमें वो किसी प्रकार से जो है वो नुकसानदायी नहीं होती है, किसी प्रकार का उसमें प्रदूषण नहीं होता है, किसी प्रकार का वेस्ट नहीं होता है, वो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखती है। तो पर्यावरण के संतुलन को बनाने रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सोलर रेडिएशन की। ठीक है, आज जो है वो विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। पहले ही बता चुका हूं कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है, अनंत है, कभी कम नहीं होने वाली है, मतलब कि इसकी मात्रा काफी ज्यादा है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग पूरे विश्व में अच्छा उपयोग हो रहा है और काफी ज्यादा हम उपयोग करके जो है वो लागत को अपने कम कर रहे हैं। विद्युत पर जो निर्भरता है उसको भी हम घटा रहे हैं। ठीक है, सौर विकिरण और पर्यावरणीय चुनौतियां, सोलर रेडिएशन एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, तो हाल के वर्षा में ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण सौर विकिरण के प्रभाव में परिवर्तन देखा गया है। तो अभी देखिए कि ओजोन क्षरण काफी हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण सौर विकिरण के प्रभाव में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। ठीक है, तो ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, मतलब यूवी रेडिएशन को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है उसमें देखिए काफी ज्यादा डिग्रेडेट हो रही है, उसके प्रभाव कारण हो गया। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उत्पन्न हो रही हैं, उसके कारण जो है वो सौर ऊर्जा में काफी जो है वो जो सौर विकिरण के प्रभाव है उस पर परिवर्तन भी देखा जा रहा है, मतलब हानि हो रही है। ओजोन परत पतली होने से यूवी किरणें जो है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, मतलब ओजोन की परत के जो है वो पतला होने से कहीं कहीं देखिए छेद भी हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है कि यूवी किरणें जो होती हैं वो उसकी मात्रा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हो रहे हैं, मतलब कि सूर्य से उत्पन्न जो ऊष्मा है वो वापस ना जाके हमारे वायुमंडल में फैल रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कृषि के उत्पादन में कमी आ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कि फसलों पर उसका दुष्प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। इसीलिए सौर ऊर्जा का संतुलन उपयोग और पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। तो इसीलिए सौर ऊर्जा का हमें संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसका संतुलित मात्रा में उपयोग हमारे लिए आवश्यक है और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी काफी आवश्यक है। तो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा का ज्यादा से उपयोग करना चाहिए, संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग खतरा को रोका जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको आज की क्लास में जो है वो पढ़ाया जो है वो। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से सोलर रेडिएशन के बारे में समझ गए होंगे। तो ये पीडीएफ आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।